वसुधा का ज्वर 21 दिन तक न उतरा। घर के डॉक्टर आए, दोनों बालक, मुनिया, नौकर चाकर सभी आ गए। जंगल में मंगल हो गया। वसुधा खाट पर पड़ी पड़ी कुंवर साहब की शुश्रूषाओं से अलौकिक आनंद और संतोष का अनुभव किया करती। वह दोपहर दिन चढ़े तक सोने के आदी थे। कितने सवेरे उठते, उसके पथ्य और आराम की जरा जरा सी बातों का कितना ख्याल रखते। जरा देर के लिए स्नान और भोजन करने जाते, फिर आकर बैठ जाते। एक तपस्या सी कर रहे थे। उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जाता था। चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली न थी। कुछ व्यस्त से रहते थे। एक दिन वसुधा ने कहा, तुम आजकल शिकार खेलने क्यों नहीं जाते? मैं तो शिकार खेलने ही आई थी, मगर न जाने किस बुरी साइट से चली कि तुम्हें इतनी तपस्या करनी पड़ गई। अब मैं बिल्कुल अच्छी हूं। जरा आईने में अपनी सूरत तो देखो। कुंवर साहब को इतने दिनों शिकार का कभी ध्यान ही ना आया था। इसकी चर्चा ही ना होती थी। शिकारियों का आना जाना, मिलना जुलना सब बंद था। एक बार साथ के एक शिकारी ने किसी शेर का जिक्र किया था। कुंवर साहब ने उसकी ओर कुछ ऐसी कड़वी आंखों से देखा कि वह सूख सा गया। वसुधा के पास बैठने, उससे कुछ बातें करके उसका मन बहलाने, दवा और पथ्य बनाने में ही उन्हें आनंद मिलता था। उनका भोग विलास जीवन के इस कठोर व्रत में जैसे बुझ गया। वसुधा की एक हवेली पर, वसुधा की एक हथेली पर उंगलियों से रेखा खींचने में मग्न थे। शिकार की बात किसी और के मुंह से सुनी होती तो फिर उसी आग्नेय नेत्रों से देखते। वसुधा के मुंह से यह चर्चा सुनकर उन्हें दुख हुआ। वह उन्हें इतना शिकार का आसक्त समझती है। अमरस भरे स्वर में बोले, हाँ, शिकार खेलने का इससे अच्छा और कौन अवसर मिलेगा? वसुधा ने आग्रह किया, मैं तो अब अच्छी हूं, सच देखो मेरे चेहरे पर वह पीलापन नहीं रहा। तुम अलबत्ता बीमार से हो जाते हो, जरा मन बहल जाएगा। बीमार के पास बैठने से आदमी सचमुच बीमार हो जाता है। वसुधा ने साधारण सी बात कही थी, पर कुंवर साहब के हृदय पर वह चिंगारी के समान लगी। इधर वह अपने शिकार के खब्ज पर कई बार पछता चुके थे। अगर वह शिकार के पीछे यूं न पड़ते तो वसुधा यहाँ क्यों आती और क्यों बीमार पड़ती? उन्हें मन ही मन इसका बड़ा दुख था। इस वक्त कुछ न बोले, शायद कुछ बोला ही न गया। फिर वसुधा की हथेली पर रेखाएं बनाने लगे। वसुधा ने उसी सरल भाव से कहा, अब की तुमने क्या क्या तोहफे जमा किए?
जरा मंगाओ देखूं, उनमें से जो सबसे अच्छा होगा उसे मैं ले लूंगी। अब कि मैं भी तुम्हारे साथ शिकार खेलने चलूंगी। बोलो, मुझे ले चलोगे ना? मैं मानूंगी नहीं, बहाने मत करने लगना। अपने शिकारी तोहफे दिखाने का कुंवर साहब को मर्ज था। सैकड़ों ही खालें जमा कर रखी थी। उनके कई कमरों में फर्श, गद्दे, कोच, कुर्सियां, मोढ़े सब खालों ही के थे। ओढ़ना और बिछौना भी खालों ही का था। बाघंबरों के कई सूट बनवा रखे थे। शिकार में वही सूट पहनते थे। अब की भी बहुत से सींग, सिर, पंजे, खालें जमा कर रखी थी। वसुधा का इन चीजों से अवश्य मनोरंजन होगा। यह न समझे कि वसुधा ने सिंह द्वार से प्रवेश न पाकर चोर दरवाजे से घुसने का प्रयत्न किया है। जाकर वो चीजें उठवा लाए, लेकिन आदमियों को पर्दे की आड़ में खड़ा करके पहले अकेले ही उसके पास गए। डरते थे कहीं मेरी उत्सुकता वसुधा को बुरी न लगे। वसुधा ने उत्सुक होकर पूछा, चीजें नहीं लाए? लाया हूं, मगर कहीं डॉक्टर साहब ना हो। डॉक्टर ने पढ़ने लिखने को मना किया था। तोहफे लाए गए। कुंवर साहब एक एक चीज निकालकर दिखाने लगे। वसुधा के चेहरे पर हर्ष की ऐसी लाली हफ्तों से ना दिखी थी। जैसे कोई बालक तमाशा देखकर मगन हो रहा हो। बीमारी के बाद हम बच्चों की तरह जिद्दी, उतने ही आतुर, उतने ही सरल हो जाते हैं। जिन किताबों में भी मन न लगा हो, वह बीमारी के बाद पढ़ी जाती है। वसुधा जैसे उल्लास की गोद में खेलने लगी। चीतों की खालें थी, बाघों की, मृगों की, शेरों की। वसुधा हर एक खाल नई उमंग से देखती, जैसे बायोस्कोप जैसे बायोस्कोप के एक चित्र के बाद दूसरा चित्र आ रहा हो। कुंवर साहब एक एक तोहफे का इतिहास सुनाने लगे। ये जानवर कैसे मारा गया, उसके मारने में क्या क्या बाधाएं पड़ी, क्या क्या उपाय करने पड़े, पहले कहाँ गोली लगी, आदि। वसुधा हरेक की कथा आंखें फाड़ फाड़ कर सुन रही थी। इतना सजीव, स्फूर्तिमय आनंद उसे आज तक किसी कविता, संगीत या आमोद में भी ना मिला था। सबसे सुंदर एक सिंह की खाल थी, वहीं उसने छांटी। कुंवर साहब की यह सबसे बहुमूल्य वस्तु थी। उसे अपने कमरे में लटकाने को रखे हुए थे। बोले, तुम बाघंबरों में से कोई ले लो, यह तो कोई अच्छी चीज नहीं। वसुधा ने खाल को अपनी ओर खींचकर कहा, रहने दीजिए, अपनी सलाह मैं खराब ही लूंगी। कुंवर साहब ने जैसे अपनी आंखों से आंसू पोंछ कर कहा, तुम वही ले लो, मैं तो तुम्हारे ख्याल से कह रहा था। मैं फिर वैसा ही मार लूंगा। तो तुम मुझे चकमा क्यों देते थे? चकमा कौन देता था? अच्छा, खाओ मेरे सिर की कसम कि यह सबसे सुंदर खाल नहीं है। कुंवर साहब ने हार की हंसी हंसकर कहा, कसम क्यों खाए? इस एक खाल के लिए ऐसी ऐसी 1 लाख खालें हो तो तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूं। जब शिकारी सब खालें लेकर चला गया तो कुंवर साहब ने कहा,
मैं इस खाल पर काले ऊन से अपना समर्पण लिखूंगा। वसुधा ने थकान से पलंग पर लेटते हुए कहा, अब मैं भी शिकार खेलने चलूंगी। फिर वह सोचने लगी, वह भी कोई शेर मारेगी और उसकी खाल पतिदेव को भेंट करेगी। उस पर लाल ऊन से लिखा जाएगा, प्रियतम। जिस ज्योति के मंद पड़ जाने से हरेक व्यापार, हरेक व्यंजन पर अंधकार छा गया था, वह ज्योति अब प्रदीप्त होने लगी थी। शिकारों का वृत्तांत सुनने की वसुधा को चाट सी पड़ गई। कुंवर साहब को कई कई बार अपने अनुभव सुनाने पड़े। उसका सुनने से जी ही न भरता था। अब तक कुंवर साहब का संसार अलग था, जिसके दुख सुख, हानि लाभ, आशा निराशा से वसुधा को कोई सरोकार न था। वसुधा को इस संसार के व्यापार से कोई रुचि न थी, बल्कि अरुचि थी। कुंवर साहब इस पृथक संसार की बातें उससे छिपाते थे, पर अब वसुधा उनके इस संसार में एक उज्जवल प्रकाश, एक वरदानों वाली देवी के समान अवतरित हो गई थी। एक दिन वसुधा ने आग्रह किया, मुझे बंदूक चलाना सिखा दो। डॉक्टर साहब की अनुमति मिलने से डॉक्टर साहब की अनुमति मिलने में विलंब न हुआ। वसुधा स्वस्थ हो गई थी। कुंवर साहब ने शुभ मुहूर्त में उसे दीक्षा दी। उस दिन से जब देखो वृक्षों की छाह में खड़ी निशाने का अभ्यास कर रही है और कुंवर साहब खड़े उसकी परीक्षा ले रहे हैं। जिस दिन उसने पहली चिड़िया मारी, कुंवर साहब हर्ष से उछल पड़े। नौकरों को इनाम दिए, ब्राह्मणों को दान दिया गया। इस आनंद की शुभ स्मृति में उस पक्षी की ममी बनाकर रखी गई। वसुधा के जीवन में अब एक नया उत्साह, एक नया उल्लास, एक नई आशा थी। पहले की भांति उसका वंचित हृदय अशुभ कल्पनाओं से त्रस्त न था। अब उसमें विश्वास था, बल था, अनुराग था। कई दिनों के बाद वसुधा की साथ पूरी हुई।